नाज़रीन आदाब, मैं हूँ ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश मेडिकल टॉक, हेल्थ टॉक, जिसमें आज हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम हमेशा बीमारियों पर, उसके बचाव पर और सेहत के हवाले से बात करते चले आ रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे मेहमान, एक बार फिर आपकी मुलाकात कराता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सर, इस्तकबाल है आपका, अब हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपकी मेडिकल साइंस की दुनिया में बड़ी खिदमत हैं और इसी वजह से हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आपको सम्मानित भी किया है, जो BC रॉय बहुत ही माना हुआ एक सम्मान है जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। उसके अलावा हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जो हमारे यहाँ के गौरव हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs जिसमें आपकी खिदमत रही हैं, चाहे दिल्ली हो, KGMC लखनऊ हो। इन सारी बातों के साथ आइए हम फ़ायदा उठाते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारी ज़िंदगी, रख रखाव, तौर तरीक़े, पहनावे, खान पान, सोसाइटी, सोच, ये सारी बातें आपने हमको बताई हैं, मुझे याद आ रहा है। तो हम बहुत सी बीमारियों का बचाव कर सकते हैं। अज्ञानता ही हमें अंधकार की तरफ ले जाती है, बीमारियों की तरफ ले जाती है। ख़ास तौर से आज हम जिस बीमारी का ज़िक्र करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, हम मुहावरों में भी इस्तेमाल करते हैं कि मुझे इस चीज़ से बड़ी एलर्जी है। तो एलर्जी एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारे यहाँ किसी न किसी से दिखती है, नज़र आती है। आज हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें बताएं कि ये एलर्जी क्या चीज़ है। देखिए, एलर्जी जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। और जैसा आपने शुरू में बताया कि लोग कहते हैं कि मुझे एलर्जी हो गई है, किससे हो गई है, इवन यहाँ तक कहते हैं मुझे फला इंसान से भी एलर्जी हो गई है। जी। तो एलर्जी का वर्ड जो है वो सबसे पहले 1905 में ये वर्ड यूज़ किया गया। उसका मतलब ये था कि जैसे नॉर्मली कोई चीज़ हमारे शरीर में जाती है तो उसका रिएक्शन जो है वो नॉर्मल तरीके से होता है, और जब उस चीज़ का रिएक्शन एबनॉर्मल होने लगे तो हम कहते हैं भाई उस चीज़ से हमको एलर्जी हो गई। जैसे आप देखें ना, आप जब तंबाकू अगर आपने नाक में डालेंगे तो सब कुछ छींक आएगी। तो इसके मतलब थोड़ा कि तंबाकू से एलर्जी हुई। तंबाकू एक तरह से इरिटेंट है, तो वो जो भी अपने नाक में डालेगा। लेकिन अगर आप गुलाब का फूल सूंघें और उससे आपको छींकें आनी शुरू हो जाएं, इसके माने गुलाब के फूल में जो भी एलिमेंट है उससे आपके शरीर का रिएक्शन सही नहीं है। कॉमन लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं, एलर्जी का यही मतलब होता है कि जो नॉर्मली अपने जीवन में आप करते हो, खाते हो, कई तरह के होते हैं और उनसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब वो एबनॉर्मल रिएक्शन करना शुरू करती हैं तो उसी को एलर्जी कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने इशारा, मेरा ख्याल है बिल्कुल हमारे व्यूवर्स को, सुनने वालों को आपने बहुत सही तरीके से समझा दिया कि एलर्जी क्या चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, खुशबू आमतौर से हर इंसान को पसंद होती है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुशबू बर्दाश्त नहीं होती, इसका मतलब। तो मैं इस मौके पर आपसे ये पूछूंगा कि ये एलर्जी जो जिक्र किया है ये कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए, एलर्जी भी, मेन एलर्जी जो है वो जैसे नेजोब्रांकियल एलर्जी बड़ा कॉमन है। नेजोब्रांकियल जब हम कहते हैं, नाक की एलर्जी और फेफड़े की, ब्रांकियल ट्री की। जी। नाक की एलर्जी को आपने देखा होगा, लोगों को छींकें आती हैं, नाक बहती है, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और जो ब्रांकियल ट्री की जो एलर्जी होती है, इसको हम ब्रांकियल अस्थमा कहते हैं। तो ये इन दोनों को मिला के नेजोब्रांकियल एलर्जी कहते हैं। अब यही सबसे कॉमन एलर्जी है। उसके अलावा एलर्जी स्किन की भी आपने देखा होगा, बहुत लोगों को स्किन की एलर्जी होती है। उसके बाद एलर्जी आपके फूड की एलर्जी होती है। बहुत लोगों को GIT की एलर्जी होती है। बहुत लोगों को, अभी आपने देखा होगा, किसी को सुई लगता है और उसको रिएक्शन हो जाता है। जी। तो रिएक्शन तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन उसमें जो एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं वो बड़ा सीवियर कभी कभी होता है। तो हर तरह की चीज़ों से एलर्जी हो सकती, लेकिन सबसे कॉमन जो हमारे डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में है वो छींकें आना, नाक बहना, सांस फूलना और स्किन की एलर्जी।
ये 3-4 जो हैं वो बहुत कॉमन है हमारे चारों तरफ। कॉमन इस 10 तक है कि अक्सर ये कहा गया है कि लगभग 50% जनता, एक में हर 2 में से 1 को किसी न किसी फॉर्म की एलर्जी है। अब ऐसे एग्जैक्ट जो वर्क हुआ है 30 से 40% लोग एलर्जिक बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, तो काफ़ी कॉमन है। डॉक्टर साहब अच्छी बात बताइए आपने को 1905 में सबसे पहले एलर्जी का बात हुई। एलर्जी एक एलर्जी में और बात है, पहले लोग समझते थे कि एलर्जी जो है ये मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठंडे जो मुल्क हैं वहाँ की ये बीमारी है। लेकिन जब हिंदुस्तान में काम होना शुरू हुआ तो पता लगा नहीं, ये तो संसार के हर कोने में एलर्जी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और सब डायग्नोसिस अब एलर्जी के, अभी आप जैसे डायग्नोसिस के पहले एलर्जी का एक कारक होते हैं कि जैसे एलर्जी किन किन चीज़ों से काफ़ी कॉमन होती है। तो एलर्जी होने के कारण जो हैं, सबसे पहला है पॉलन। जैसे आप देखे हैं पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो फूल होता है और फूल के जो परागकण होते हैं, और वो परागकण जो है इन्वायरमेंट में बाहर आ जाते हैं और वो सांस के जरिए इंसान अंदर ले जाता है। तो सबसे बड़ा जो एलर्जी का कारक है वो पॉलेंस हैं। फिर जो दूसरा कारण एलर्जी का है वो घर के अंदर एक डस्ट माइट होता है। घर के अंदर आप देख रहे हैं ना, जो कारपेट है, जो पर्दे हैं, जो गद्दे हैं, रजाई हैं, इनको अगर साफ़ सफाई सही से ना किया जाए तो कारपेट के नीचे एक तरह से जियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जिसे माइट्स कहते हैं, वैसे वो आँख से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे डस्ट के अंदर यही माइट्स होते हैं, तो उससे भी एलर्जी बहुत होती है। फिर जैसा भी बताया, खाने के किसी आइटम से हो सकती है, ड्रग से हो सकती है, तो ये सब इंसेक्ट से हो सकती है। इंसेक्ट्स मतलब जैसे घर में काकरोच है, तो अब सवाल है काकरोच तो नहीं चला जाएगा फेफड़े के अंदर, लेकिन काकरोच का जो जैसे घर के अंदर वो रहते हैं, उनकी जो फीसीज है, उनके जो उनके पंख हैं, उनके जो मटेरियल जो घर के अंदर रह जाते हैं, और वो आदमी जब सांस के जरिए उन सबों को ले जाता है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जिससे कि एक फंगस आपने सुना होगा, घर में सीलन है तो फंगस की भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी कई कारणों से होती है और कई चीज़ एलर्जी के। अब जब हम डायग्नोज करते हैं एलर्जी, अभी आपने कहा ना डायग्नोज कैसे किया जी, एक्चुअली जब हम डायग्नोज करते हैं तो डायग्नोज में ये है, पहले तो हम मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं, और डायग्नोसिस जो हिस्ट्री लेते हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री से जैसे हम मरीज़ से बात करते हैं, भाई कब छींक आती है, कब सांस फूलती है, कहाँ फूलती है, बहुत से तरह तरह के सवाल करते हैं। और अक्सर हम कहते हैं जो एलर्जी के मरीजों से जो हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो ऐसे ही होता है जैसे कि सीबीआई अफसर किसी चोर बदमाश को पकड़ता है, क्योंकि वो लोग भी जिरह करते हैं, सारी बातें निकालते हैं। ऐसे हम भी कहते हैं एलर्जी की अगर डायग्नोसिस हिस्ट्री से करनी है तो आपको डिटेल में पूछना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक पूछना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ अंदाज लगेगा। तो पहला पॉइंट जो आता है कि एलर्जी किन चीज़ों, देखिए एलर्जी की जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने कहा अस्थमा है, छींकें आती हैं, स्किन में रैश है, ये तो आप जैसे मरीज़ को देखिए तुरंत पता लग जाता है कि इसको ये बीमारी है। हम जो हिस्ट्री लेते हैं वो ये पता लगाते हैं कि इसको एलर्जी हो क्यों रही है, क्या कारण है। पॉलन है, डस्ट है, इंसेक्ट है, और भी बहुत सी चीज़ें। तो उससे हम हिस्ट्री से ये पता लगाते हैं क्या कारण हो सकता है। फिर जब हम हिस्ट्री ले लेते हैं उसके बाद आपने सुना होगा कि एलर्जी टेस्ट होती है। हमारे सौभाग्यवश जब मेरा 2015 में आया तो मैं एलर्जी क्लिनिक यहाँ स्टार्ट किया गया। एलर्जी क्लिनिक तब से बहुत सफल रूप से चल रही है। तो एलर्जी को उसमें क्या करते हैं, हम स्किन में इंजेक्शन्स लगाते हैं, 40, 50, 60 तक लग सकता है। उससे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा किस कारण से इसको एलर्जी हो रहा। तो स्किन हिस्ट्री हो गई पहले, फिर स्किन टेस्ट हम करते हैं, और फिर जो है ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। आजकल आपने अखबारों में खूब एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं
कि ब्लड टेस्ट से करा लीजिए और उससे एलर्जी आपकी पक्की पता लग जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जनता को कि कोई टेस्ट अकेले में, चाहे वो स्किन टेस्ट हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो इन आइसोलेशन कोई चीज़ डायग्नोस नहीं करती। हमें हिस्ट्री भी मिलाना पड़ता है, स्किन टेस्ट के रिज़ल्ट और ब्लड अगर हमने कराया तो उसका रिज़ल्ट को मिलाना पड़ता है, तब हमें पता लगता है। मान लिया ये देखिए स्किन और ब्लड क्या बताते, वो बताता है फला चीज़ से आप सेंसिटिव हैं। अब उससे आपको तकलीफ़ हो रही नहीं है, डिजीज़ हो रही नहीं हो रही, वो तो आप मरीज़ से बात करके बात करने पे पता चलता। तो इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं साहब हमारी एलर्जी टेस्ट करा दीजिए। हमने कहा उससे कुछ नहीं होना है। एलर्जी टेस्ट को हम जब बहुत डिटेल में करते हैं तो हमें पता लगता है कि किन चीज़ों से एलर्जी आपको हो रही है। ये पता लगाना आसान काम भी नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन टेस्ट अवेलेबल हैं इस टाइम, चाहे वो स्किन टेस्ट हो या ब्लड का टेस्ट हो, जिसकी वजह से हमें अंदाज लगने लगता है कि ये क्यों हो रही है इसको एलर्जी। डॉक्टर साहब, क्या ये जेनेटिक भी होती है? हाँ, एलर्जी की बीमारी तो मोस्टली जो है ये जीन से ही गवर्न होते हैं। जितनी एलर्जिक डिजीज़ेज हैं, इन्वायरमेंट का भी रिएक्शन होता है, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन लोगों में होता है, तब जाके एलर्जी। हर आदमी को वही चीज़ हर आदमी को नहीं नुकसान करेगा, लेकिन जिनके जीन्स ऐसे प्रीडिस्पोज होंगे उनमें अगर वो चीज़ वो सामने आएगा तो उससे उनको एलर्जी होने की चांस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके इलाज का तरीका आप जो है पूरा काउंसलिंग, केसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, उससे हो पाता है। डॉक्टर साहब, इसकी रोकथाम के लिए नहीं, इलाज रोकथाम से पहले इलाज में आइए। तो इलाज में हम लोग क्या करते हैं, इलाज में आप जान रहे हैं 4 तरीके से एलर्जी का इलाज किया जाता है। अच्छा। पहला इलाज तो एलर्जी का यही हो जाता है कि भाई एलर्जी क्यों हो रही है, और उसके दवा से भी इलाज की जाती है। जैसे तो छींकें आपको आ रही है, आपकी सांस फूल रही है, आपने देखा होगा गोली लिख दी जाती है, इन्हेलर लिख दिए जाते हैं, उससे तक आराम हो जाता है, मगर वो टाइमली होता है। हाँ, वो टाइम बिंग के लिए होता है और परमानेंट भी उससे आदमी सही हो जाते हैं। तो पहला इलाज है दवाएं, तरह तरह की दवाएं हैं। फिर दवाई से अगर जिन लोगों को दवाई से नहीं फ़ायदा होता है, तब उसके लिए हम वही एलर्जी का टेस्ट करके पता लगाते हैं कौन से एंटीजन इनके लिए हैं, और उसी एंटीजन को हम एक इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है। और एलर्जी के वैक्सीन का सिद्धांत वो है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जहर को जहर मारता है, तो ये वही है जिस चीज़ से पेशेंट को एलर्जी होती है, उसी चीज़ को थोड़ी थोड़ी कम मात्रा में धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाते हैं। और जो बंदा पहले उसका सेंसिटिव होता है और ऐसा होता है कि वो मरीज़ जो सेंसिटिव था वो अब नॉन सेंसिटिव हो जाए उसका। ये थेरेपी जो है इसे हम वैक्सीन कहते हैं, पहले इसको इम्यूनोथेरेपी कहते थे। वैक्सीन के ज़रिए दी जाती, लंबा इलाज चलता है। वैक्सीन भी ऐसा नहीं कि कोई 2-4 दिन लगा के, मुश्किल इलाज है, और 1-2 साल से कम जब वैक्सीन जाएगी तब जाके उसका कुछ रिस्पांस मिलता है। तीसरा जो एलर्जी का जो ट्रीटमेंट है, जैसा आप हर एक को पता होना चाहिए, अगर किसी चीज़ से मुझे एलर्जी है तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए, दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। जैसे हमने मरीज़ देखा, हमने पाया इसको बिल्ली के जो बाल होते हैं उसमें कुछ धूल होते हैं, उससे मान लिया एलर्जी है। मैंने कई मरीज़ देखे इस तरह से, और उसमें क्या है कि उसको अगर बिल्ली को आप बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, बिल्ली को हटा दिया जाए। मैंने कई मरीजों को देखा जो इस तरह के निकले, सिर्फ वही एलर्जी थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो अवॉइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब अवॉइड नहीं कर मिलता, बहुत चीज़ें अवॉइड, बिल्ली को तो मान लिया अवॉइड कर देंगे, अब पेड़ पौधे कैसे कटवा देंगे आप, चारों तरफ आपकी जो इन्वायरमेंट है। तो जब नहीं होता तो हम या तो दवा करते हैं या उसके इम्यूनोथेरेपी करते हैं। और चौथा जो कंपोनेंट हमेशा हम लोग एलर्जी के इलाज में कहते हैं, वो कहते हैं हेल्थ एजुकेशन। जो हम आपको कर रहे हैं कि अपनी बीमारी के बारे में आप स्वयं जानिए, समझिए क्यों आपको ऐसा हो रहा है, और क्या हम ऐसा करें कि जिससे हमको, जैसे किसी को मान लिया डस्ट की एलर्जी है, तो डस्ट की एलर्जी है तो डस्ट से आप दूर रहें। जैसे घर में झाड़ू लगाया जाता है, घर में डस्ट होता है, डस्ट के अंदर वो डस्ट माइट हमने बताया होता है। तो अब जैसे हम लोग कहते हैं भाई झाड़ू लगाते हो
या तो दूर रहो, उससे दूर चले जाओ, या अगर झाड़ू लगाना ही पड़े तो भाई डैम डस्टिंग करिए। आप देखना पोछा लगाया था, पोछे में क्या होता, पानी वाला जब आप पोछा इस्तेमाल करते हैं डस्ट नहीं उड़ेगी, तो डस्ट नहीं उड़ेगी, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम जाएगा और कम तकलीफ होगी। तो इसी तरह से इसके बहुत सी तरह के हम उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, और दवाओं के बारे में भी हेल्थ, जैसे वो अक्सर आपने देखा होगा सांस के रोगी हैं, जो अस्थमा के रोगी हैं, जो एलर्जी की वजह से हैं, वो दवाएं अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे तकलीफ़ दूर हुई दवा छोड़ देते हैं। तो हम लोग हमेशा कहते हैं भाई देखो, दवा जो है वो डॉक्टर की सलाह से छोड़िए। अपने आप आपकी तकलीफ़ दूर हो गई इसके मतलब नहीं कि आपका रोग भी गायब हो गया। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनको उनकी सलाह से ही दवाई को कम ज़्यादा करें, और दवाई बहुत उसमें रोक भी दी जाती है, लेकिन वो अपने आप ना करें, वो डॉक्टरों की सलाह लेके करें। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है वो यही है कि या तो हम ड्रग से करते हैं, या तो हम इम्यूनोथेरेपी से करते हैं, फिर हर एक को एजुकेशन देते हैं। और अगर वो चीज़ है, जैसे दूध से एलर्जी है और दूध अगर हम अवॉइड कर दें, बहुत लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, बहुत से नट से होती है, तो अगर वो सब चीज़ों को तो उसमें अवॉइड करना ही बेहतरीन उपाय है, उसका बेहतरीन उपाय है, और उसका इलाज करना मुश्किल भी होता है। तो ये 4 है जिस तरह से हम एलर्जी का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने 4 तरीके इलाज के बताए हैं, और रोकथाम भी इसकी ज़रूरी है। अब रोकथाम में वही है कि रोकथाम में हमेशा हम लोग कहते हैं वही अपनी जीवन शैली सही रखिए। जीवन शैली से लिंक बहुत सी बीमारियां, लेकिन अगर आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है तो उसको आप भाई सेवन ना करें, दूर रहें, उससे दूर रहें। और जैसे डस्ट की एलर्जी का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो ऐसे डस्ट को पूरी तरह से तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन डस्ट रिडक्शन मतलब चीज़ें, डस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था कि लोग, जैसे माइट्स है घर के अंदर, मैंने बताया माइट्स होते हैं, डस्ट के अंदर माइट्स होते हैं, और ख़ासकर रजाई गद्दे जो घर में रहते हैं, पहले ज़माने में आप देखिए हर घर की बुज़ुर्ग जो लेडी थी वो पहले गद्दों को, रजाई को वो मतलब धूप में रखते थे, तो धूप के एक्सपोजर से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मर जाते हैं। तो कहने बहुत बड़ा साइंस था। तो अब आजकल समय कहाँ लोगों के पास। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, और जिसकी वजह से ये एलर्जी को रोका जा सकता है। और जब हमें पता लग जाता है कि किस चीज़ों से हो रहा है तो उसका भी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एलर्जी के हवाले से आज हमारे सुनने वाले हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं उनको बताया। हम आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए, चूँकि आप लोगों को सेहत बांट रहे हैं, लंबी आयु की कामना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी तरीके से आप जो है वो आज जो टेक्नोलॉजी का ज़रिया है, पहले चीज़ों के मालूम ना होने की वजह से हम बहुत सी चीज़ों से बच नहीं पाते थे। आज टेक्नोलॉजी है, उसका हम सही से उपयोग करके आप जैसी बड़ी शख्सियतों के साथ हम शेयर करके, कम्युनिकेशन बना करके बहुत सी बीमारियों से, आफतों से और परेशानियों से बच सकते हैं। नाज़रीन, कहते हैं सेहत हज़ार नेमत है, तो इस नेमत को बचाए रखना, बचने के तरीके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने आपको बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तरीक़ों को अपना करके हम एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारे मेहमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को, मुझ मेज़बान ज़ीशान अली को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।